This is the second part of the video for the chapter French Revolution. In last video, we saw that the French Revolution occurred due to many reasons. Now, some people were there and also who were able to introduce the people about their right with the help of their writings. Here I am going to discuss some philosophers and their works. स्टूडेंट, कुछ इम्पोर्टेंट फिलोसफर्स हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने अपनी बुक की हेल्प से लोगों तक अपने विचार पहुंचाए हैं और लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया है, अवेयर किया है। इनमें से हैं जॉन लॉक ने बुक लिखी है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। उन्होंने लिखा है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट नाम की बुक में कि लोगों को किस तरह से समझौता करना चाहिए या किस तरह से वो गवर्नमेंट के साथ अपने विचारों को पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट जीन जैक्स रूसो हैं, उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक में लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है। सेकंड के बाद हमारे पास आते हैं थर्ड में मोंटेस्क्यू द स्पिरिट ऑफ लॉज बुक के साथ। उन्होंने स्पिरिट ऑफ लॉ बुक लिखी है और उस बुक की हेल्प से उन्होंने बताया है कि जो कानून की आत्मा है वो क्या है, क्या होना चाहिए कानून, किस तरह से लोगों को राइट दिलाता है एक कानून। नाउ लॉज इंट्रोड्यूस बाय नेपोलियन। आपने नेपोलियन बोनापार्टे का नाम अवश्य सुना होगा। नेपोलियन जो था एक ग्रेट रूलर रहा था फ्रांस का, वो पूरे वर्ल्ड को जीतना चाहता था। तो नेपोलियन 1804 में जो है फ्रांस का एम्परर बना था और उसने धीरे धीरे जो है पूरे जो यूरोप का पार्ट था, बड़ा पार्ट था, उस पर अपना कब्जा कर लिया था। लेकिन वाटरलू की जो लड़ाई हुई थी वो उस वाटरलू के जो लड़ाई थी उसमें वो हार गया था नेपोलियन बोनापार्टे। जो लड़ाई हुई थी वाटरलू की 1815 में हुई थी। अब हम बात कर रहे हैं नेपोलियन के कुछ उसने लॉज दिए हैं, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट और डेसिमल सिस्टम। उसने ये पार्ट दिए हैं अपनी तरफ से और एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपर करने के लिए और अपना इन्फ्लुएंस फ्रांस के लोगों पर डालने के लिए। नाउ वी आर गोइंग टू सम मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन that are very important for your exam. Now I am going to make you more understand with the help of handwritten notes on the topic the French Revolution. तो स्टूडेंट, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बहुत सारे रीज़न थे, बहुत सारे कोजेस थे। उनमें से हम 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट कोजेस को हम ले रहे हैं, जिनमें से जो 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट कोजेज़ हैं वो है नंबर 1 पर पॉलिटिकल कोजेज़, नंबर 2 सोशल कोजेज़, नंबर 3 इकोनॉमिक कोजेज़, नंबर 4 इंटेलेक्चुअल, जिसमें आ जाता है रोल ऑफ आइडियाज़। नेक्स्ट आता है द इन्फ्लुएंस ऑफ द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो अब हम डिटेल में बात कर रहे हैं पॉलिटिकल कोजेज़ की। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी 1789 की, वो एक नेचुरल रिएक्शन था पूरे नेशन का। वो भी किसके अगेंस्ट? एक ऑटोक्रेटिक जो गवर्नमेंट वहाँ पर चल रही थी, बोर्बन किंग लुइस 16 की, उस ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट को लेकर लोगों के अंदर जो था गुस्सा पैदा हो गया था और उन्होंने जो था रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दी थी। इसमें सबसे पहली बात हम कर रहे हैं पॉलिटिकल कोजेज़ की। तो जो पॉलिटिकल कोजेज़ थे, जो पुराना रिजाइम था यानी किंग बोर्बन लुइस 16 के समय का जो शासनकाल था, उसने जो थी किल्लतें बढ़ा दी थी। और वो किल्लतें क्यों बढ़ाई थी?
क्योंकि वो जो था अनपॉपुलर, एक लोगों में अनपॉपुलर रहा था। और ऑटोक्रेसी जो वहाँ पर थी गवर्नमेंट की, उसने क्या किया था, हाईली सेंट्रलाइज्ड वो थी मोनार्की की, यानी लोग पर पूरी तरह से राजा का शासन था। राजा ने, मोनार्कियल जो गवर्नमेंट थी, राजा की जो सरकार थी, उसका पूरा अपना कंट्रोल था लोगों पर। और सेकंड, अगर हम इसके पार्ट की अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल कोजेस के, तो जो रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन थे, कहने का मतलब है जो राजा का जो कोर्ट था फ्रांस में, वो जो था केवल राजा के पूरी तरह से अंडर कंट्रोल था। जो स्टेट जनरल था वहाँ का, वो फ्यूडल पार्लियामेंट वहाँ पर थी फ्रांस की, उसी से बिलोंग करता था। और अगर हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की पॉलिटिकल कोज में, तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम था वो डिसऑर्गेनाइज था, डिफेक्टिव सिस्टम था। जो प्राइज पोस्ट थी, जो बड़ी बड़ी पोस्ट थी, वो केवल एरिस्टोक्रेट्स को दी गई थी, नोबल्स को दी गई थी। तो ये पॉलिटिकल कोजेस थे। और भी बहुत सारे पॉलिटिकल कोजेस में आ सकते हैं हम। थी जो पॉलिटिकल कोज में आने वाली थी, जो आम जनता थी, जो मासिस आम जनता, वो फ्रीडम का एंजॉय नहीं कर पाती थी। केवल जो एंशिएंट रिजाइम था, जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, वो ही फ्रीडम का एंजॉय कर पाती थी। और अगर हम बात करते हैं तो कंट्री में किसी तरह का कोई भी यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं था, यानी कोई मेज़रमेंट का कोई भी किसी तरह का कोई सिस्टम वहाँ पर नहीं था। किंग लुइस 16 जो फ्रांस का था, उसने जो वहाँ की जो पब्लिक थी उस पर अपना बहुत ज़्यादा एक रोब बिठा कर रखा था, लेकिन वो किसी भी तरह से सुधार करने में असफल रहा था। लोगों की जो ज़रूरतें थीं उनको वो पूरा नहीं कर पाता था। तो इसी वजह से ही जो लोगों के लिए जो ज़रूरतें होती थी उनको पूरा नहीं किया जाता था, तो लोगों में इसके अगेंस्ट लोगों को लड़ना पड़ा था। तो ये एक पॉलिटिकल कोज था। दूसरे हम बात कर रहे हैं सोशल कोज की। सोशल कोज की अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने बताया है, सोशल कोज में फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो एक फ्यूडल स्ट्रक्चर में थी, यानी जिसमें पावर को डिवाइड नहीं किया जाता है। जो सोशल फोर्सेस थी वो रिवॉल्यूशन का कारण बनी थी, यानी लोगों को किसी तरह की कोई भी छूट दी नहीं गई थी। लेकिन इसी जो सोशल कोजेज आपको पता है, जैसे कि सोसाइटी डिवाइड थी 3 सेक्शंस में, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेट में। तो केवल जो फर्स्ट स्टेज वाले लोग थे वो ही केवल वहाँ जो समाज में मिलने वाली सुविधाएं थी उनका फ़ायदा वो उठाते थे। और अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक कोजेज़ की, किसके, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो इकोनॉमिक कोजेज़ हैं वो है कि जो उनका ट्रेजर था, वो खजाना, राजा के शाही जो खर्च होते थे, रानी के जो शाही खर्च होते थे, उन खर्चों में खजाना खाली हो गया था। आम जनता की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती थी, इस वजह से जो था इकोनॉमिक क्राइसिस वहाँ पर फैली थी। आम जनता बेरोज़गार थी, उसको किसी तरह की सुविधा नहीं मिल पा रही थी। अगर हम आगे पॉइंट की बात करते हैं तो हमारा पॉइंट आता है इस इकोनॉमिक क्राइसिस से रिलेटेड। हम एक पॉइंट ले सकते हैं, जो वहाँ के पीजेंट्स थे उन पर जो है बहुत ज़्यादा हैवी टैक्स का लोड डाला गया था। इसकी वजह से उनकी जो कंडीशन थी वो मिजरेबल हो गई थी। ट्रेडर्स और मर्चेंट्स जो थे और जो मैन्युफैक्चरर्स थे, उनको जो था उनके द्वारा बनाई हुई चीज़ों के जो रेट थे वो उनको प्रॉपर नहीं मिल पाते थे। गवर्नमेंट उन पर टैक्स लगाती थी ज़्यादा, तो उनको प्रॉपर रेट नहीं मिल पाता था।
अब हम बात कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल रोल ऑफ आइडियाज़। इंटेलेक्चुअल रोल ऑफ आइडियाज़ में हम देखते हैं कि इंटेलेक्चुअल कॉज में जो पहले भी हमने बताया है कि जो रिफॉर्मर्स थे, जो फिलोसफर्स थे, उन्होंने लोगों के अंदर आइडिया पहुंचाए थे कि लोग जो हैं जागरूक हों और अपने अधिकार के लिए लड़ें। जैसे कि मैंने अभी डिस्कस पीछे किया था, जॉन लॉक का, मोंटेस्क्यू का, वोल्टायर का, जीन जैक्स रूसो का, ये ग्रेट फिलोसफर वहाँ के फ्रांस के रहे हैं। इन्होंने जो है लोगों को अपनी बुक्स के डिफरेंट टाइप्स की बुक इन्होंने लिखी हैं, लोगों की परेशानियों से को देखकर, और लोगों को जागरूक किया है। वोल्टायर ने जो है एक 18वीं सेंचुरी में वर्ल्ड में एक इम्पोर्टेंट वर्क किया था। उन्होंने जो है सीधे सीधे जो दुख थे इनजस्टिस से और जो सुपरस्टिशंस से, मतलब सुपरस्टिशंस कहने का मतलब होता है अंधविश्वास। तो ये जो अंधविश्वास हैं, उन अंधविश्वासों को लोगों की आंखों से हटाने की उन्होंने कोशिश की है। तो फिलोसफर्स का भी इम्पोर्टेंट रोल रहा है। अब हम बात कर रहे हैं इन्फ्लुएंस ऑफ द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उसी समय में जो थी, उससे थोड़ा सा पहले बात हम करते हैं। तो अमेरिका का जो वार स्टार्ट हुआ था वो 1776 में हुआ था और यह 1783 तक चला था। इसकी वजह से जब वहाँ के लोगों को लिबर्टी मिली, इक्वलिटी मिली, तो लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं हम भी इस तरह का कदम उठाएं, तो दैट definitely we can be able to get liberty, freedom and equality. So after getting the inspiration from the American war, the French people also arose against the injustice and the crisis they were feeling at the time of Bourbon King Louis XVI। अब बात हम कर रहे हैं आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का शुरू हो जाना, रिवॉल्यूशन का कोर्स ऑफ रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो वो मेन जगह कौन सी थी? तो वो मेन जगह थी रिवॉल्यूशन की एक जेल का नाम था बेस्टाइल। बेस्टाइल जेल में इस राजा ने जो था लोगों को बंदी बनाकर रख दिया था। और जब लोगों को बंदी बना दिया तो वहाँ की आम जनता, वो लोग कौन थे? जो लोग इनजस्टिस के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाने वाले थे, उन लोगों को बंदी बना दिया था। तो उन लोगों को फिर उसमें जो वेस्टाइल जेल थी उसमें डाल दिया गया था। लोगों की भीड़ ने उस वेस्टाइल जेल को तोड़ डाला था। तभी से ही जो था ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक ग्रेट रोल पकड़ गई थी और उस डे को जो था एक इम्पोर्टेंट डे के नाम से जाना जाता है। और वो 14 जुलाई 1779 का टाइम था, 89 का टाइम था। हमने पीछे इकोनॉमिक क्राइसिस की बात की है, द इमीडिएट कोज रहा है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। और हमने जो एस्टेट जनरल्स की हमने अगर बात करते हैं तो एस्टेट जनरल जो था वो नेशनल असेंबली में बाद में चेंज हो गया कुछ सुधार करने के लिए। फिर बाद में एक टेनिस कोर्ट ओथ हुई है। उसके बाद फॉल ऑफ द बेस्टाइल हुआ है। इफ़ेक्ट ऑफ द फॉल ऑफ बेस्टाइल, बेस्टाइल के फॉल होने का क्या क्या परिणाम फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर पड़ा है, या फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे कारण बनी है बेस्टाइल की वजह। बेस्टाइल किस तरह से या किस तरह से बेस्टाइल बनी है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का कारण, ये हमने आपको भी बताया है। अब आगे हम पढ़ेंगे अचीवमेंट्स ऑफ द नेशनल असेंबली 1789-1791।